एक तरफ लाहौर में आतंकियों का पाक आर्मी चीफ और टॉप जनरल्स के साथ गुप्त मीटिंग होती है और इधर मोदी जी अजीत डोभाल को बुला लेते हैं। इधर हमारे धुरंधर फिर से पाकिस्तान में कारनामा कर देते हैं और बालेन शाह के नेपाल में आ जाने से अंदर ही अंदर कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो भारत के फेवर में भी हो रही हैं और लश्कर के कई सारे लगातार आतंकी पकड़े जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों मेरा नाम आनंद रूपम है और आप सबका स्वागत है इस चैनल पे अननोन पेट्रियट्स में। तो दोस्तों शुरू करते हैं विस्तार से कि कैसे लाहौर में जितने भी आतंकी संगठन हैं ये मिलते हैं और इसकी जानकारी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंचती है। और रिसेंटली मोदी जी अजीत डोभाल को बुला लेते हैं और अजीत डोभाल एक सीक्रेट फाइल लेके उनके पास पहुंचते हैं और लगभग क्लोज डोर 3 घंटे इन्हें से अजीत डोभाल और मोदी जी की बैठक होती है। कड़ियों को दोस्तों धीरे धीरे हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर मुफ्ती आबिद अली हमारे अननोन धुरंधरों के द्वारा हुरों के पास भेज दिए जाते हैं। ये बंदा एक मिडिल लेवल का जो टॉप लीडरशिप थी आतंकियों का, इसका एक बीच की एक कड़ी हुआ करता था। कई सारे जो भारत के आतंकी हमलों में ये एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। कहा यह भी जा रहा है कि इधर लगभग कई सारे जो बैक टू बैक हमारे यहाँ आतंकी पकड़ा रहे हैं उसके बैक टू बैक कनेक्शंस ये मुफ्ती आबिद अली के साथ मिल रहा है। इधर बहुत बड़ी घटना घटी दोस्तों कि मेरठ से और कई जगहों से फिर से लश्कर ए तौयबा के कई आतंकी स्लीपर सेल पकड़े गए हैं। उसमें से एक नाम मैं बताऊंगा, इरफान वानी। ये इरफान वानी का कनेक्शन को थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि इरफान वानी जो है ये उमर और राइनूल, ये दोनों नाम ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। 8 फरवरी को कोलकाता न्यू टाउन से ये दोनों बंदे पकड़े गए थे जो कि बांग्लादेश बेस्ड टेरर आउटफिट अंसरुल बांग्ला का ये लोग मेंबर था। और ये दोनों शब्बीर अहमद लोन जो एक खूंखार कश्मीरी आतंकवादी, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स इन इंडिया, वो अभी बांग्लादेश में जाके छुपा बैठा है, अंसरुल बांग्ला को ट्रेन कर रहा है और अंसरुल बांग्ला और लश्कर ए तौयबा के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये इरफान वानी जो पकड़ाया है ये आपका शब्बीर अहमद लोन का चेला है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई सारी इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस इनको मिली हैं, बहुत सारे इंटरसेप्शन किए गए हैं और यही शब्बीर अहमद लोन के टच में ये उमर और रबीउल भी था जो न्यू टाउन से पकड़ा गया था। ये कनेक्शंस को धीरे धीरे जोड़िए दोस्तों। लगातार बार बार हमारे यहाँ से आतंकी पकड़े जा रहे हैं। कैसे CIA के मैथ्यू वैन डाइक का पकड़ा जाना, नॉर्थ ईस्ट से आपका कोलकाता एयरपोर्ट में पकड़े गए, न्यू टाउन का केस, फिर उधर दिल्ली में पिछले महीने पकड़ाए थे, फिर मेरठ और कई और जगहों पे आतंकियों का पकड़ा जाना और बीच में कई कड़ियाँ ऐसी है जो कॉमन है। इन चीज़ों पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बहुत पैनी नज़र रख रही है। और इसी बीच में हमारे NSA अजीत डोभाल एक सीक्रेट फाइल लेके मोदी जी के पास पहुंच जाते हैं और लगभग
3 घंटे इन दोनों में मंथन होता है टॉप सीक्रेट लेवल का। इसके अलावा इन्हें से अजीत डोभाल होम मिनिस्टर से भी मिलते हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ भी मिलते हैं। और चीज़ों को दोस्तों बड़े स्केल पे देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो तीनों सेना प्रमुख हैं, वो हमारे जो आर्मी के प्रमुख हैं वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जो वायुसेना के चीफ हैं वो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, और जो नेवी चीफ हैं वो उसी समय पे महाकाल उज्जैन में दर्शन करने जाते हैं। और मोदी जी भी जब आपका जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ से लेके कई बार उनके स्पीचेस में आपने सुना होगा आपने कि वो सैक्रिफाइसेस की बातें कर रहे हैं, और वो एक वॉर प्रिपेयर्डनेस की इनडायरेक्टली अगर आप उनके बातों को डिकोड करें तो हमें प्रिपेयर्ड रहने की बातें की जा रही है। तो ये दोस्तों एक लोग ऐसा भी आकलन कर सकते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस को लेके बैक टू बैक मीटिंग हो रही है। इसके अलावा दोस्तों 4 लोगों की एक हाई लेवल समझ लीजिए काइंड ऑफ वॉर फुटिंग पे एक मीटिंग हुई है, डिफेंस मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, पीएम मोदी की और एनएसए अजीत डोभाल की। तो ये चारों का एक क्लोज डोर इसके अलावा मीटिंग हुआ है। इसके अलावा फिनेंस मिनिस्टर भी एक दूसरे पैनल ऑफ मीटिंग में मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक जियोपॉलिटिकल जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो चल रहा है उसका, दूसरा जो फॉर्मर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अब्दुल बासित, उसका जो स्टेटमेंट है ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है कि उसने कहा कि हमारे ऊपर कुछ भी एक एग्जिस्टेंस का एक थ्रेट आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर तो हम सीधे भारत पे हमला कर देंगे और दिल्ली और मुंबई पे डायरेक्ट हम लोग मिसाइल अटैक कर देंगे। तो ये इस स्टेटमेंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब्दुल वासित बहुत ही नपतुला स्टेटमेंट देता है और वो एक स्पोक्सपर्सन है पाकिस्तानी आर्मी का। और इधर देख लीजिए हमारा वॉर प्रिपेयर्डनेस कैसा चल रहा है। ये आप गौर करेंगे कि तीनों सेना प्रमुख कैसे मंदिर होके आए हैं, मोदी जी सैक्रिफाइसेस की बातें कर रहे हैं, अजीत डोभाल हाई लेवल मीटिंग करते हैं, एक सीक्रेट फाइल लेके मोदी जी के पास पहुंचते हैं। इधर जैसलमेर में अलग अलग 11 लोकेशंस पे सायरन बजाई जाती है। ये जस्ट एक जिसको मॉक ड्रिल बोला जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि कई तरीके से कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है, जिसके होने के पूरे चांसेस हैं, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और इसके कारण हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो भारत पे अटैक कर सकता है ताकि वो अपने कौम को वो इकट्ठा कर सके। और ये जो जर्जर स्थिति पाकिस्तान की हो रही है, इससे पूरे पब्लिक को एकजुट करके वो जो इमोशन है, जो हिंदू हेट्रेड का इमोशन है, उसको वो खेल सके, इसलिए वो अटैक कर सकता है। और बार बार दोस्तों जो लश्कर के आतंकी पकड़े जा रहे हैं, इधर गौर कीजिएगा कि बांग्लादेश फ्रंट से भी, बांग्लादेश में आज तारिक के आ जाने के बाद से पॉलिटिकली लग रहा होगा कि अभी स्टेबल है, उसमें रॉ का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जो बांग्लादेश का जो भारत से लगा हुआ, खास करके बंगाल से लगा हुआ जो बॉर्डर रीजन है, वहाँ पे इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें जमात ने जीती थी। आप गौर कीजिए दोस्तों, इसी बीच में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन भी है और अजीत डोभाल के डिप्यूटी रहे RN रवि, वो भी एक स्पाई मास्टर रहे हैं, उनको बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है। तो एक असेसमेंट ये है कि एक हाइब्रिड वॉर करने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है। एक बैक टू बैक टेरर अटैक्स भारत पे कर सकता है। और जैसे कि मोदी जी ने कहा था
कि अब कोई भी आतंकी हमला को हम वॉर के तौर पे देखेंगे। अब मोदी जी ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया था, तो इस चीज़ को ये लोग टेस्ट करने की भरपूर कोशिश करेगी। और हमारे इंटेलिजेंस के पास ऐसे ज़रूर एविडेंस होंगे जिसके लिए ये वॉर प्रिपेयर्डनेस किए जा रहे हैं कि अगर गलती से भी हमारे देश में अंदर से ही टेरर आउटफिट्स के द्वारा, स्लीपर सेल्स के द्वारा एक मैसिव कोई अटैक हो जाता है, जिसके पूरी उम्मीद है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उसके सबूत हैं, तो उसके बाद हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो मोदी जी ने जैसे डिक्लेयर किया था कि ऑपरेशन 2.0 स्टार्ट हो जाएगा, या एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का असेसमेंट ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान डायरेक्ट अटैक करेगा, फुल काइनेटिक अटैक। इसके लिए भी एक वॉर प्रिपेयर्डनेस हो सकता है। जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ रही हैं, जैसे जैसे एक एक स्लीपर सेल बस्ट होते जा रहे हैं, जैसे कहा कि ये शब्बीर अहमद लोन हमारे देश का एक बहुत ही मोस्ट वांटेड एक बंदा है, इरफान वानी। और गौर कीजिए कि मेरठ में दोस्तों एक जो पूरा वेयर हाउस पकड़ा जाता है जहाँ पे ये लोग पेन पिस्टल बना रहे थे। पेन पिस्टल वो दिखता पेन की तरह है, और वहाँ पे लेद मशीन और सब कुछ एक उस वो पेन पिस्टल्स को बनाने के लिए और उसको स्केल अप करने के लिए पूरा व्यवस्था उन लोगों ने कर रखा था। बहुत सारे एनक्रिप्टेड मैसेजेस पकड़े गए हैं जिसको हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विलेंस टीम है और जो क्रिप्टो टीम है जो डिकोड करती हैं, वो धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हाई लेवल के पिस्टल्स जो हैं वो पकड़ा गया है, और इसमें एक बंदा नईम, ये बंदा का भी बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। ये 18 साल पहले एनआईए ने इस बंदे को हिरासत में लिया था, और ये उस समय खालिस्तानियों को फिर से तैयार करने की ये कोशिश कर रहा था। एनआईए लिया था, लेकिन इसे कोर्ट के द्वारा बेल मिल जाता है। ये आज फिर से पकड़ाया है, फिर से कुछ टेरर मॉड्यूल्स को जोड़ने की और अलग अलग इंटेलिजेंस, अलग अलग जो भी स्लीपर सेल्स हैं और लश्कर है, आईएसआई के अलग स्लीपर सेल्स हैं, इनके साथ जोड़ने का ये बंदा कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों सिचुएशन बहुत ही संगीन है। एक तरफ वॉर प्रिपेयर्डनेस है, और दूसरी तरफ एक बात बताना बहुत इंटरेस्टिंग है कि बालेन शाह जब से नेपाल में आए हैं, वहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत हुआ है। रिसेंटली जो ये इरफान वानी नाम का शख्स जो पकड़ाया है, जो शब्बीर अहमद लोन के संपर्क में था, वो नेपाल के इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हमारा बालेन शाह आने के बाद इतने फास्ट संबंध बने हैं कि ये बंदा नेपाल के थ्रू ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, फिर इस ड्रग्स के मनी को हवाला ट्रांजैक्शन से वो टेरर आउटफिट के काम में लगाता था। इसका पूरा जो ट्रेल है वो नेपाल पुलिस और नेपाल के इंटेलिजेंस के साथ हमारे रॉ का एक बहुत अच्छा तालमेल में एक ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ये पूरी कड़ी जुड़ी है, और इसके बाद ये कड़ी जुड़ते जुड़ते लश्कर, आईएसआई और अंसारुल बांग्लादेश तक पहुंचती है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं। पाकिस्तान का थ्रेट है, इधर बांग्लादेश को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन यहाँ पे है, यहाँ आर.एन. रवि जब से आए हैं वो भी डिप्टी एनएसए रह चुके हैं। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में टेरर आउटफिट्स स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो कैसे लश्कर के साथ मिलके एक फुल फ्लेजेड इलेक्शन के समय इनका एक प्लान है एक बड़ा कुछ करने का। ये सारी चीज़ों को लेके एक्सटर्नल थ्रेट प्लस इंटरनल थ्रेट, इन चीज़ों को देखते हुए मोदी जी की मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल के साथ,
और अंदर क्या बात हुई वो तो बाद में शायद पता चलेगा। तब तक हम लोग कड़ियों को ही जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो तब तक आगे इन चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।